जय हिंद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई हमेशा इन्जॉय के साथ पढ़ा जाता है। कभी भी टेंशन होके मत पढ़िए, हमेशा टेंशन फ्री होके पढ़िए। कभी भी डिप्रेशन में मत पढ़िए। लॉकडाउन है और ये आपके लिए समस्या नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप घर पे सेल्फ स्टडी पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा स्टडी माना जाता है और घर पे आप अपनी तैयारी ऐसे कर सकते हैं जो किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ मार्गदर्शन का, तो किसी एक टीचर को मार्गदर्शन बनाइए और अपना अपने सपने सार्थक कीजिए। क्योंकि सपना अगर आपने देखा है तो मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा और आपको ही अपने आप से लड़ना पड़ेगा। आपको कोई मोटिवेट करने वाला या कोई शक्तिमान नहीं आएगा। आपके अंदर वो शक्तिमान है जो आपको अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आप में सब कुछ है, बस आप उसको उजागर नहीं करते हैं। तो उम्मीद है मुझे दोस्तों कि आप मेरी बातों को समझ रहेंगे और आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि आप लोग और कमेंट्स मुझे कीजिए और मेरी त्रुटियों को बताइए ताकि मैं उसमें ज़रूर सुधार कर सकूं और आपको और अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। और आप लोगों की ये विश्वास ही है कि मुझे हर रोज़ वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता है और मैं आपके लिए यह वादा करता हूं कि हर रोज़ वीडियो बनाऊंगा और आपकी पढ़ाई में कभी बाधा नहीं होगा। क्योंकि पढ़ाई के लिए नियमितता होना बहुत जरूरी है। एवरीडे पढ़ना है, चाहे कम या ज़्यादा, लेकिन पढ़ाई हर रोज़ पढ़ना है। मैं दोस्तों आपको बताया हूँ, खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, तो आपके एक छात्र के लिए पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको आज पढ़ाएंगे ताम्रपाषाणिक संस्कृति। इसके पहले दोस्तों आपको प्राचीन काल के बारे में बता चुका हूं कि प्राचीन काल के स्रोत क्या हैं और उसको कैसे हम जान पाएंगे। तो हमने बताया था आपको कि उसमें आपको बताया था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, विदेशियों का विवरण और ऐतिहासिक पुस्तक या फिर आपको धार्मिक पुस्तक से हमें प्राचीन काल से अवगत हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था, जिसमें पाषाण काल पढ़ा था, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो वही दोस्तों नवपाषाण काल यहाँ पे आपको आएगा। तो नवपाषाण काल को भी यहाँ पे दोस्तों दो भागों में बांट दिया गया है, गैर मृदभांड और मृदभांड। दोस्तों अगर आपको मृदभांड पता नहीं है तो फिर आ जाइए, हम आपको बताते हैं मृदभांड, और वो भी भोजपुरी भाषा में। तो वो लोग देख लो कि हम गाँव में कि हौजन कुम्हार जो हम माटी के बर्तन, दिया, ढकनी, हांडी, हड़िया, पतुकी, वो सब का हवे मृदभांड। मृदभांड मतलब मिट्टी का भांड, मतलब मिट्टी का बर्तन, उसको क्या कहते हैं? मृदभांड कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को मृदभांड याद आ गया होगा। तो आइए दोस्तों उसके बाद हम बताएंगे आपको मृदभांड। नवपाषाण काल के अंत में धातु का उपयोग, जैसे मृदभांड नवपाषाण काल का अंत हुआ, मतलब नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का बहुत ज़्यादा उपयोगिता था। तो जैसे उसका अंत हुआ, क्योंकि हर चीज़ का कहीं ना कहीं अंत होना जरूरी है, हम भी जन्म लिए तो हम भी मरेंगे। तो वैसे ही जो चीज़ इस दुनिया में आपको दिख रहा है उसका अंत होना निश्चित है। तो जैसे मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन जो नवपाषाण काल में यूज किया जाता था उसका अंत हुआ, तो वहीं से धातु का उपयोग शुरू हुआ। तो एक चीज़ नष्ट होता है तो दूसरा चीज़ का क्या होता है? वहाँ पे उदय होता है। तो धातु का उदय हुआ, और धातु में भी हमने सबसे पहले किस धातु का यूज किया? तो तांबे का। दोस्तों बता दें कि धातु क्या है। अब आप लोग आए दिन देखते हैं, तो क्या इसको पढ़ने और रटने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रटने की जरूरत है। आप नाइफ, छुरी देखे हैं, फांसुल देखे हैं, आए दिन आप लोग धातु का यूज करते हैं। तांबे के जग कितना लोग रखता है कि अगर पेट आप लोग का खराब है तो आप तांबे के जग में पानी रख कर पियेंगे सुबह में तो आपका पेट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो तांबे की इतनी बड़ी महानता है। तो आप लोग हर दिन ये सब चीज़ें यूज करते हैं, लेकिन क्या है, हम ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा भी अगर ध्यान देंगे तो हम हर जगह से कुछ ना कुछ सीखेंगे। आपको एक साहब बनना है, एक जिम्मेदारियां उठाना है, तो क्यों नहीं जिम्मेदारियां वो आज से उठाना शुरू कीजिए, ताकि अभी आपका समाज भी सुधर जाएगा और आप कल के डेट में एक अच्छे अफसर के रूप में बनेंगे। तो उम्मीद है आपको दोस्तों तांबे धातु से पता चल गया। उसका गैर मृदभांड के बारे में बता दिया। अब आपको बताएंगे ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण, ताम्र मीन्स तांबा, पाषाण मीन्स पत्थर। तो ताम्र, तांबा और पत्थर को मिलाएंगे तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति, मतलब जहाँ पे तांबा और पत्थर का उपयोग किया जाता था उसको हम क्या कहेंगे? ताम्रपाषाणिक संस्कृति। अब आज की डेट में हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं,
लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सभ्यता कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का विकास हुआ। अब आइए दोस्तों, इस समय के जो लोग वहाँ, इस समय के जो मतलब ताम्र पाषाणिक संस्कृति के जो लोग थे वो क्या थे, ग्रामीण थे। अब ग्रामीण किसे कहते हैं दोस्तों, तो गांव में जो लोग रहला का क्या कहल जाला, ग्रामीण कहल जाला। जो शहर में लोग क्या कहला, शहरी कहल। तो दोनों के रहन सहन के आप काफ़ी अंतर पड़ जाते हैं। शहर वाला थोड़ा जीन्स उन्स झाड़ के जाई, पूरा कपड़ा बाल झाड़ के, आ गाँव वाला एकदम धोती कुर्ता मार पहन के चल देगा कि चलो देखा तनी का हो, वही पर निकल जाएगा, पूरा भारत घूमे, चप्पल में घूमने निकल जाएगा। शहर वाला एकदम सूट बूट लगा के तब चलेगा। तो उस समय तो ताम्र पाषाणिक जो ये लोग थे वो ग्रामीण समुदाय थे। और ये लोग कहाँ रहते थे, तो एक विशाल जगह जहाँ पे पत्थर मिल जाए, जमीन मिल जाए और नदी मिल जाए। अब देखिए पत्थर क्यों मिल जाए, क्योंकि गुफा रहने के लिए इनके लिए हो जाता था। जमीन किस लिए जरूरी है, तो माटी का उपयोग जरूरी हो जाता था। और मिट्टी मतलब, और पानी, नदियाँ मतलब पानी, वहाँ से इनको उपयोगी, तीनों चीज उस समय लगता है कि इनके लिए उपयोगी रहा होगा। हड़प्पाई लोग कांस्य का उपयोग एवं नगर निवासी थे। तो जैसे हड़प्पाई, अभी आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाए नहीं, इसके बाद हम आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे। तो वो लोग क्या है, कांस्य का उपयोग करते थे। और वो लोग कैसे थे, तो नगरीवासी थे। और जो सिंधु घाटी का, जो सिंधु घाटी आपको भारत के नक्शा में इधर आपको, जो पाकिस्तान इधर है, सिंधु घाटी, सिंधु नदी है, वहीं पे क्या है, जहाँ पे बाढ़ वाला जगह था, वही के लोग निवासी थे। कौन, तो हड़प्पाई लोग। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो मृदभांड पाया जाता था, हालांकि मृदभांड का तो अंत हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो वही जो मृदभांड यहाँ पाए थे वो काले और लाल कलर का मृदभांड। अब काले और लाल मृदभांड कैसे होगा, तो पका दीजिए तो रंग दीजिए तो लाल कलर से लाल हो जाएगा, और खाली पकाइएगा तो काला ही रह जाएगा नहीं। तो आइए दोस्तों, मवेशी पालन। अब मवेशी पालन ये जानते थे, मवेशी पालन मतलब क्या, पशुओं को पालना। अब पशु को पालने का इनका उद्देश्य क्या था, पालने का उद्देश्य ये नहीं था कि हम उनकी सेवा करें या पशुओं से इतना प्यार था, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा उनका उद्देश्य यह था कि उससे मांस भी मिल जाए और दूध भी मिल जाए। लेकिन दूध ये लोग दूहते नहीं थे। अब शायद ऐसा इसमें कहा जाता है कि उसके बच्चे के लिए छोड़ देते थे, पर मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि ये लोग मांस खाते थे तो दूध भी दूह के पीते होंगे। तो उसमें क्या करता था लोग, तो उसमें मांस जो खाता था लोग, गौ मांस खाता था लोग, लेकिन वही सुअर का मांस ये लोग नहीं खाता था। उसी में आगे खान पीने में ही अगर आगे देखा जाए तो पूर्वी भारत, जहाँ बिहार और बंगाल है, वहाँ पे मछली का बंसी का मछली पकड़ने के जो कांटा होता है, जिसको हम लोग बंसी गांव में कहते हैं, वो पाया गया है। और मछली भात जो है पूर्वांचल के सबसे प्रसिद्ध है। आज भी आप जाइएगा वेस्ट बंगाल में, तो हावड़ा स्टेशन के बाहर निकलेगा तो वहाँ का मच्छी और भात सबसे सस्ता और प्रसिद्ध है, वहाँ पे मिलेगा जरूर। तो चलिए दोस्तों, इसमें ये लोग क्या थे, तुम पक्की ईंट से ये लोग अवगत नहीं थे। कहने का मतलब दोस्तों कि हो सकता है जिमनी तो अभी बनाएगा, जिमनी नहीं होगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इनको ईंधन नहीं मिला होगा जिससे वो पका सके, तो उससे वो अवगत नहीं थे। और दूसरा चीज दोस्तों ये था कि घोड़े से भी परिचित नहीं थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 4 पैर वाला जंतु उनको दिखा, पर वो नीलगाय है कि क्या है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मिट्टी के स्त्रियों के वहां पे मूर्ति मिले हैं और नग्न मूर्तियां भी मिली हैं। इस पर स्पष्ट होता है कि वे लोग क्या थे, स्त्रियों को पूजते थे। स्त्रियां वहां के लिए क्या थी, पूजनीय थी। तो और आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के मध्य और पश्चिमी जो आपका भाग है, अब भारत के मध्य और पश्चिमी भाग क्या होगा दोस्तों, तो आइए मैप पे देखिए, ये हो गया भारत का मध्य और ये हो गया पश्चिमी भाग। तो भारत के मध्य और पश्चिमी भाग में ऐसा माना जाता है कि 1200 ईसा पूर्व में ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति का समापन हो गया था। कोई कहता है कि नहीं, 1000 ईसा पूर्व में ये समाप्त हुआ था। तो उम्मीद है कि 1000 ईसा पूर्व सही होगा। अब देखिए केवल जोरवा संस्कृति। अब देखिए यहाँ कुछ संस्कृति को हमने लिस्टेड किया है दोस्तों आपके सुविधा के लिए, कि और कहीं यहीं पे आप देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी संस्कृतियां उसमें आई थी, पर जो भी इंपॉर्टेंट रहा उसको हमने यहाँ पे लिस्टेड कर दिया। जैसे आहार संस्कृति जो 2100 ईसा वर्ष पूर्व से 1500 ईसा वर्ष पूर्व था। उसका कैथा संस्कृति जो 2000 ईसा वर्ष पूर्व से 1800 ईसा वर्ष पूर्व था। उसका मालवा संस्कृति जो 1700 ईसा वर्ष पूर्व से 1200 ईसा वर्ष पूर्व था। और ज्योरवे जो 1400 ईसा वर्ष पूर्व से
700 ईसा पूर्व था। मतलब कि ये ताम्र पाषाणिक सभ्यता समाप्त होने के बाद भी ये जोरवे जो सभ्यता था 700 ईसा पूर्व तक रहा। अच्छा दोस्तों, एक चीज आप लोगों को बता देते हैं कि ये ईसा पूर्व क्या है, इसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। मतलब ईसा के जन्म के पहले को हम क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। वैसे आप इसको आसानी से डेट को याद करने का तरीका सीखिए। ये मान लीजिए आपका ग्राफ है, तो इधर हो गया 1 2 3 4। आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्लस में जो है जो संख्या बड़ा दिखता है वही बड़ा है, और माइनस में जो बड़ा दिखता है वो छोटा है। क्योंकि अगर आपको 2 रुपये दिए हैं तो आप मेरा क्या लिए, कर्ज लिए हैं, तो आप हमसे क्या रहेगा, छोटा रहिएगा। तो ये देखिए, ये इधर बढ़ते क्रम में है, लेकिन 1 से 4 1 से 2 क्या है, सब बड़े हैं। और यहाँ पे -1 जो है -2 से -3 से बड़ा है। कहने का मतलब है दोस्तों, इसका आहार संस्कृति 2100 से 1500, मतलब 21 से पीछे आइए, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व तक आप एक तरह से आगे जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि डेट से पीछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे ही इसको याद कर लेना, एक बार 2 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, इस पर ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। अब ये दोस्तों हमने ये पढ़ लिया था, इसका अंत पता चल गया 1000 ईसा पूर्व तक इसका समाप्त हो गया था। अब पूर्वी भारत में इसके बाद जो है लौह अवस्था आया, तो लौह युग के लौह अवस्था वो आया, ठीक है, जिसके कारण वहाँ के लोग क्या हुए, खेतियर बनना शुरू हो गए। हो सकता है कि लौह का जब उपयोग शुरू हुआ तो हल बना, ठीक है, लौह से कुदाल बना, क्योंकि वहाँ मिट्टी खोदने का अभी तक कुछ साक्ष्य नहीं मिला था। मिट्टी खोदते थे, कृषि करते थे, लेकिन वो क्या है, एक पत्थर का वो कुछ बनाकर स्लॉट के तरह और लकड़ी के डंडे में लगा के खोदते थे। लेकिन कुदाल या फिर ये आपका जो हल है उस टाइप का कुछ खुद नहीं मिल, ऐसा साक्ष्य नहीं मिला था। तो वैसे ही खेतियर तो बनना शुरू हो गए, लेकिन क्योंकि उसमें हल वल का भी आविष्कार होना शुरू हो गया होगा, इसीलिए खेतियर बनना शुरू, कब, लौह युग के बाद, लौह युग में। और दक्षिण भारत में लौह अवस्था के इस्तेमाल से वहाँ पे एक नए संस्कृति का उदय हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, महापाषाण संस्कृति कहते हैं। महाराष्ट्र में लोग मर जाता था तो उसको उत्तर और दक्षिण में दफनाते थे, और वही दक्षिण भारत में मर गया तो पूरब और पश्चिम में। अब देखिए याद कैसे करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र उत्तर और पश्चिम, ठीक है, दक्षिण भारत में पूरब और पश्चिम, और पश्चिम भारत में जब लोग मरता था तो संपूर्ण समाधान, एवं वही जो पूर्वी भारत में मरता था लोग तो आंशिक समाधान उनका होता था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो है कुछ जगह पे पाया गया, जो इम्पोर्टेंट जगह है उसको मैंने एक लिस्टेड किया है, जहाँ पे प्रमुख क्षेत्र, स्थान और महत्वपूर्ण तथ्य है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत। इसको याद करने का तरीका बड़ी आसान है। ये मैप देखिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप मैप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको राजस्थान है, राजस्थान के नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत के ऊपर जाइएगा तो पूर्वी भारत। उम्मीद है कि आपको ये मैप से समझ पाएंगे। अब देखिए ये कह रहे दक्षिण पूर्व राजस्थान, तो ये देखिए दक्षिण ये हुआ, पूरब, ईस्ट और साउथ के बीच क्या होता है, साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण और पूरब। तो ये है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में क्या है, दक्षिण और पूरब। दक्षिण और पूरब का जो बॉर्डर लाइन है किससे जुड़ा है, मध्य प्रदेश से। तो याद रहेगा, तो दक्षिण पूरब राजस्थान, और मध्य प्रदेश के पश्चिम में क्या है, तो गुजरात, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश। अब देखिए पश्चिमी महाराष्ट्र, तो उसके बाद ये महाराष्ट्र क्या है, पश्चिमी लाइन से जुड़ा हुआ है, तो पश्चिमी महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा तो दक्षिण भारत, और फिर ऊपर जाएगा तो ये पूरब में जो स्टेट है उसको हम क्या कहेंगे, पूर्वी भारत कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। तो दक्षिण भारत, दक्षिण पूर्व राजस्थान, यहाँ पे 2 जगह पाया जाता है, एक आहार और एक गिलुंद। अब यहाँ के मुख्य बातें क्या रही दोस्तों, वो देखिए। यहाँ पे सूक्ष्म पाषाण के साक्ष्य, मतलब सूक्ष्म पाषाण के औजार नहीं मिले थे। शुरू से ही धातु कर्मी थे, मतलब इनको शुरू से ही धातु देखने को मिल गया। बताइए, शुरू से ही चम्मच मिल गया है धातु का। आगे देखिए, आहार संस्कृति जो 2100 ईसा वर्ष पूर्व से जो है 1500 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है। आहार का जो प्राचीन नाम था उसको तांबीवती या ताम्रवाली, क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तो पत्थर कुछ पाया नहीं गया है, तो जाहिर सी बात है ये धातु कर्मी, यहाँ के शुरू से ही लोग धातु कर्मी था, तो तांबावती या क्या होंगे, तांबावाली। हो सकता है तांबा क्या है, प्रचुर मात्रा में
पाया जाता होगा। उसके देखिए दोस्तों, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पे 6 स्थान थे, इसमें से 2 स्थान तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, कैथा, एरच, नगदा, नवादा टोला और मालवा। कैथा से दोस्तों 29 क्या है, कंगन बाला, भोजपुर में आप लोग जानते होंगे, कंगन और पत्थर के कुछ प्रकार देखे गए थे, जैसे स्टेटाइट और कैमेलियन। मालवा में वृद्धभांड, अब कहा जाएगा सबसे सर्वश्रेष्ठ वृद्धभांड कहाँ मिला था, तो मालवा में मिला था। चरखे और तकलिया से भी ये लोग परिचित थे, तो चरखे तकलिया से मतलब वस्त्र से भी ये लोग परिचित थे, बुनाई और कटाई से परिचित थे। कैथा सभ्यता बता दिया आपको 2000 ईसा पूर्व से लेके 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब देखिए पश्चिमी महाराष्ट्र, उम्मीद है कि आप लोग थक नहीं रहे होंगे दोस्तों, और आप अपने इसी जोश के साथ पढ़ते रहिए। जब भी थकिए तो हमेशा अपनी खुशी को याद कीजिए जो आपको मिलने वाला होता है। हम आपको हमेशा यही बताते हैं, आपका थकान यूँ दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कभी कभी पढ़ते पढ़ते हम थक जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र, अहमदनगर, जोरवे, नेवासा, दाइमाबाद, पुणे, चंदेली और इनाम गांव। इसमें क्या है दोस्तों, आपको 2-3 ज़्यादा याद रखना है। एक तो आपको दाइमाबाद हो गया और जोरवे, बाकी चंदोली भी आप याद रख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने एक लिस्टेड कर दिया, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में पीसेस दे रहे हैं तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, वही आप अगर यूपी में पीसेस दे रहे हैं और बिहार में तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, वही राजस्थान पीसेस दे रहे हैं तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब मेरे कहने का, मेरे पढ़ाने का यह तात्पर्य है कि हर किसी के लिए उपयोगी हो, ना कि बिहार के लिए बल्कि सभी स्टेट, क्योंकि भारतवर्ष एक देश है, एक राष्ट्र है, तो हर किसी का इस पे अधिकार है। तो मेरा यही मानना है कि हम जो पढ़ाऊँ सबके लिए उपयोगी हो। तो आइए दोस्तों, पश्चिमी महाराष्ट्र में देखते हैं जोरवे संस्कृति, जो 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक था। कहने का मतलब है जो ताम्रपाषाणिक युग जो था, जो संस्कृति था, वो 1000 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया था, लेकिन ये फिर भी ये 700 ईसा पूर्व तक बरकरार रहा। और यहाँ का जो सभ्यता था, संस्कृति था, वो कैसा था, तो ग्रामीण संस्कृति, मतलब गांव में रहने वाली जो संस्कृति थी वही संस्कृति थी। दाइमाबाद और इनाम गांव, ये 2 ऐसे जगह थे, दाइमाबाद, इनाम गांव, ये दोनों ऐसे जगह थे, रहने के लिए गांव हैं, लेकिन इसमें शहरीकरण आ गया था, मतलब नगरीकरण आ गया था, ये उसके बहुत ही समीप थे दोनों। चंदोली तांबे के छेनी, चंदोली में तांबे के छेनी मिला है। और एक सींग वाला जानवर कुबड़ वाला सांड, वो कहाँ मिला है, इधर से ही मिला है, चंदोली से ही। इनाम गांव में क्या है, तो तांबा की बड़ी मात्रा में क्या है, ताम्रपाषाण की बड़ी बस्तियां पाई गई, क्षमा चाहूँगा, ताम्रपाषाण की बड़ी बस्तियां पाई गई। कई कब्र पाए गए, कुम्हार, धातुकार, हाथी दांत, मिट्टी के मूर्ति पाए गए। कहने का मतलब दोस्तों याद रखिए, मिट्टी की मूर्ति को हम टेराकोटा कहते हैं, पकी हुई बने हुई मिट्टी के मूर्ति को हम क्या कहते हैं, टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा मतलब टेराकोटा, समझ रहे ना बात को। और यहाँ पे क्या है कि लगभग 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे झोपड़ियाँ पाई गई थी, इसीलिए ताम्रपाषाणिक बस्ती वहाँ पे एक बस गया था। तो इसीलिए इनाम गांव को हम ताम्रपाषाणिक बस्ती के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मृतकों को जो है कलश में, मतलब मृतक जब मर जाते थे तो उनके जो राख होते थे उनको कलश में ले आकर या अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में उसको गाड़ देते थे। और साथ ही क्या करते थे, तो मिट्टी की एक हांडी और तांबे की कुछ वस्तु रख दिया करते, क्योंकि ऐसा वो मानते थे कि मरने के बाद भी वहाँ पे अगर उनको कोई चीज़ ये ज़रूरत पड़ेगा तो वो उसके लिए रखते थे, ऐसा उनका मानना था। या फिर यूँ कह सकते हैं दोस्तों कि इनको या अपने ये चीज़ों से बहुत प्यार होता था, तांबा से या हांडी, मिट्टी के हांडी से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत दोस्तों ये है, तो दक्षिण भारत में नवपाषाण काल में आप लोग पूरे पाषाण सब में देखे होंगे, अभी आपको यहाँ ताम्रपाषाणिक काल में भी देख लेते हैं। तो ब्रह्मगिरी, उतनूर और नागा अर्जुन कोंडा, यहाँ पे कुछ खास नहीं है दोस्तों। यहाँ पे स्वर्ण क्षेत्र का उदय हुआ था। स्वर्ण क्षेत्र मतलब सोना का क्षेत्र का उदय हुआ था कब, जब ये लौह युग, जब ये आपको ताम्रपाषाणिक युग आया था तो। और यहाँ पे आपको फसल में बाजरा और चना उपजाने लगे थे। वहाँ पे भस्म टीले का भी निर्माण हुआ था। तो आइए दोस्तों, उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको जो है नोट्स बनवाना और साथ साथ आपको याद कराना मेरा उद्देश्य है।
ये नहीं कि इसको आज किताब में लिख लिए और छोड़ दिए। लिखना भी बहुत ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा मैं करता, एक टॉपिक लेता और बस आपको बताता। बट दोस्तों मैं खुद कमज़ोर छात्र रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि मैं सोचता था कि कोई ऐसा टीचर मिले जो मुझे पढ़ाए, मुझे समझाए और मैं उसके नोट्स बना के जब भी मैं भूलूँ उसको याद कर लूँ। क्योंकि हो सकता है कि यूट्यूब में अगर नेट ना हो तो हम किताब अपने बनाए हुए नोट्स से ज़रूर याद कर लेंगे। तो ये आपके लिए, इसलिए मैं ये एक नोट्स की तरह आपको बनाता हूँ और कंफर्टेबल नोट्स बनाता हूँ ताकि आप इसको आसानी से याद कर सके। तो आइए दोस्तों, लास्ट बचा इसको देख लेते हैं। पूर्वी भारत, जहाँ पे आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे पूर्वी भारत है, आपको याद करा दिए। यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत में चूंकि एमपी है तो दक्षिण पूरब में तो दक्षिण पूरब राजस्थान, उत्तर पश्चिम में गुजरात है तो पश्चिम मध्य प्रदेश, और पश्चिमी इधर चूंकि बॉर्डर से लगा है तो एक है पश्चिमी महाराष्ट्र, नीचे को तो हम दक्षिण भारत कहते हैं और इधर जो है आपको पूर्वी भारत कहते हैं। तो पूर्वी भारत में चिरांद जो छपरा शहर और सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सोनपुर, ये दोनों क्या है कि ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति से अवगत थे और वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। और पश्चिम बंगाल में वर्धमान और महिषदल, ये वहाँ पे भी ताम्रपाषाणिक से साक्ष्य मिले हैं। और उत्तर प्रदेश में खैरडिया और नरहन जगह पे भी इसके कुछ साक्ष्य देखने को हमें मिलते हैं। पूर्वी भारत में जहाँ चावल से लोग अवगत थे, परिचित थे, वहीं पे पश्चिमी भारत में लोग जौ और गेहूं से परिचित थे। हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को याद हो गया होगा। और आगे हम इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं लौह युग। जैसे ही ताम्रपाषाण युग समाप्त हुआ वैसे ही लौह युग का उदय हुआ। ताम्रपाषाण युग समाप्त आपको 1000 ईसा पूर्व में हुआ, तो वही भारत में लौह युग जो है 1000 ईसा पूर्व में शुरुआत हुआ। और वही जो विश्व में देखेंगे तो 1300 ईसा पूर्व में इसका शुरुआत हो गया था। एनसीईआरटी के शोधकर्ताओं ने इसको 1500 ईसा पूर्व कर दिया है। और लोहे के साक्ष्य जो है 725 स्थलों की सूची हमें मिलती है। उम्मीद है दोस्तों कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक होगा। और चूंकि मेरा मानना है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तो मैं हर एक कदम फूक फूक के चल रहा हूँ और आपके लिए हर एक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको फुल फ़ायदा मिले, फुल लाभदायक हो। तो इस दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमेशा मुझे मिलते रहेंगे और आपके कमेंट से मुझे बहुत सुधार की उम्मीद लगती है जो हम करेंगे। आप लोग कमेंट्स हमें बताइए कि और क्या आपके लिए उपलब्ध करा सकता हूं और क्या आपके लिए सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं। तो आपके लाइक और कमेंट्स जो है मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। तो प्लीज़ अपना लाइक और शेयर हमें बनाए रखिए और इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।